हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंटली में यूपी पीसीएस एंड आरओ के एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो आज हम उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 तक, वो हम करते हैं। और जो 2023 का क्वेश्चन थे वो मैं एक अलग से वीडियो में करा दूंगा। ठीक, ये 3-4 पार्ट में वीडियो कवर हो जाएगी। खासकर जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे गए हैं स्टेट बेस्ड, वो हम करेंगे। हम कर रहे हैं घटना चक्र से। अगर आप ये सेशन लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जिनका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन यूपी स्पेशल के साथ। बाकी आप अदर वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से भी उन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश एंड इंट्रोडक्शन में हिस्टोरिकल सिनेरियो से कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो जो देवबंद मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि जो देवबंद मूवमेंट था यूपी में जो स्टार्ट हुआ था वो कौन से साल में हुआ था। 1900 एडी, 1888 एडी या 1885 एडी या 1866 एडी। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1866 एडी में। यानी कि जो देवबंद मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था देवबंद में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो कि लॉन्च करा गया था 1866 में मोहम्मद कासिम नानोवती एंड राशिद अहमद कनगोही के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की आर्कियोलॉजिकल फाइंड जो कि आलमगीरपुर से देखने को मिलती हैं, जो कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वो रिफ्लेक्ट करता है हड़प्पा कल्चर, वैदिक कल्चर, मौर्य कल्चर या गुप्ता पीरियड कल्चर। तो वो दिखाता है हड़प्पा कल्चर। जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिले हैं आलमगीर के अंदर, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, वो रिफ्लेक्ट करता है इम्प्रिंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के, जो कि एक्सकेवेट करा गया था 1958 में यज्ञ दत्त शर्मा जी के द्वारा, जो कि लोकेटेड है हिंडन नदी के किनारे पर। ये ईस्टर्न एंशियंट प्लेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये रिप्रेजेंट करता है लेटर स्टेज हड़प्पन सिविलाइजेशन की। और जो क्वेश्चन है जो आलमगीर को डिस्क्राइब करा गया है वो लोकेटेड है गाजियाबाद में, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअली वो लोकेटेड है मेरठ के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटर रिलेटेड है इंडस वैली से, जो कि सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलस। तो इसका ऑप्शन है डी, 3 एंड 4, आलमगीरपुर और हुलस। आलमगीरपुर और हुलस सेंटर है जो कि रिलेटेड है इंडस वैली से, जो कि सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर में। आलमगीरपुर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि थ्राइव हुई थी यमुना नदी से। ये साइट लोकेटेड है मेरठ में और ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है सिविलाइजेशन की। हुलास जो कि लोकेटेड है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम समरू बिल्ट हुआ था वेरी फेमस चर्च है, जो कि कहाँ, सरदना में। ठीक, बेगम समरू एक मतलब बेगम समरू ने क्या बनाया था, चर्च बनाया था। कहाँ पे, सरदना में। बेगम समरू ने बिल्ट करा था फेमस चर्च सरदना, जो कि मेरठ में है। इनके हस्बैंड जो थे वो वोल्टर रेनहर्ड सोमवर थे, जो कि मिलिट्री सर्विसेज में थे, काफ़ी प्रिंसली स्टेट में रहे। सोमवर को अवार्ड करा गया सरदना स्टेट नवाब ऑफ बंगाल के द्वारा। और नजाब खान जो थे बाद में, फॉलोइंग हिज लीडिंग रोल इन द डिफीट ऑफ रोहिला नाइट जबीता खान। ओके, जो शब्द है सोमबर वो लोकली प्रोनाउंस करा जाता है समरू। और इनकी डेथ के बाद इनके हस्बैंड की बेगम समरू बन गई थी रूलर सरदना की। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इनमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो नहीं है रघुपति सहाय फिराक, जो कि कानपुर से दिखा रखे हैं। बाकी तीनों सही हैं, तीनों देख लेते हैं। जोश मलिहाबाद से हैं, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर इनकी बर्थ प्लेस है, ये राइटर थे। क्रिटिक और
ये पढ़ाते थे इंग्लिश डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर में। ये रिलेटेड नहीं है कानपुर से। जिगार जो कि मुरादाबाद से हैं, चकबस्त जो कि लखनऊ के हैं। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इनमें जो करेक्टली मैच नहीं है वो है राम प्रसाद बिस्मिल को दिखा रखा है इलाहाबाद से, बाकी सब सही हैं। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनका जन्म हुआ था 1897 में शाहजहांपुर में। ये एक रिवॉल्यूशनरी एंड कॉमरेड थे चंद्रशेखर आजाद के। इनको जेल हुई थी 1927 में गोरखपुर के अंदर में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के चलते हुए। इनकी एक कंपोजिशन है बहुत फेमस, सरफरोशी की तमन्ना। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 में पटियाला एटा में। प्रेजेंटली जो पटियाली है वो लोकेटेड है न्यूली फॉर्म कासगंज डिस्ट्रिक्ट में। मिर्जा गालिब जो कि बिलोंग करते हैं आगरा को, और जो जोश हैं वो बिलोंग करते हैं मलिहाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जन्मे थे आगरा में? मीर तकी, अमीर खुसरो, फिराक गालिब। तो इसका आंसर है ए एंड डी, मीर तकी एंड गालिब। इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर हैं, मिर्जा गालिब एंड मीर तकी मिर, जो कि बिलोंग करते हैं आगरा को। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में, और फिराक का जन्म हुआ था गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 8, इलाहाबाद जो प्लेस है इलाहाबाद पे जहाँ पे वो अल्फ्रेड पार्क है उसको रिनेम करा गया किसके नाम के बाद? तो ऑब्वियसली सबको पता है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम के बाद। अल्फ्रेड पार्क जो कि लोकेटेड है प्रयागराज में, ये फेमस है एनकाउंटर करने के लिए, मतलब एनकाउंटर करा गया था। मतलब कुल मिला के उन्होंने शूट कर दिया था ना अपने आप को चंद्रशेखर आजाद ने, कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, है कि नहीं? उन्होंने कसम खा रखी थी। चलिए, और बाद में इस पार्क को किस नाम से जाना जाने लगा? चंद्रशेखर आजाद पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं लखनऊ मेट्रोपॉलिटन के रिगार्डिंग में, आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। तो इनमें दो सही हैं, तीसरा गलत है। तो जो दो सही है वो हम देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। कि लेटर हाफ 18th सेंचुरी में नवाब असाफ उद्दौला ने डेवलप करा था टाउन एक प्लान्ड मैनर में। ब्रिटिश पीरियड में जो सर हरकोट बटलर थे उन्होंने अटेंशन दी थी एक शेपली डेवलपमेंट के लिए। और जो तीसरा है वो गलत है, इसमें दे रखा है कि रेसिडेंशियल एरिया जो है फाउंड होता है 23% पे, जो टोटल लैंड है मेट्रोपोलिस सिटी का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें बताया गया कि नवाब असफुद्दौला जो कि 1775 एडी में इन्होंने अपनी शिफ्ट करी थी कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ और डेवलप करा था टाउन एक प्लान्ड मैनर में। सर हरकोट बटलर ने अटेंशन दिया एक शेपली डेवलपमेंट में ब्रिटिश पीरियड में, और सिटी डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग लखनऊ के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थे उसमें लगभग 85% जो टोटल लैंड है वो मेट्रोपोलिस का कवर होता है रेसिडेंशियल एरिया में, ना कि 23%। तो कितना कवर होता है? 85%। मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रन म्यूजियम लोकेटेड कहाँ है? तो ये लखनऊ में लोकेटेड है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1957 के अंदर में। यूट्यूब वालों को तो आई होप कि सब अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा होगा, लेकिन एक बार मैं टेलीग्राम वालों को देख लेता हूँ अगर है कोई तो। चलिए, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? नहीं, उससे पहले ये वाला सॉरी 11 नंबर का क्वेश्चन। भारत कला म्यूजियम कहाँ सिचुएटेड है? ये है वाराणसी में। भारत कला भवन म्यूजियम सिचुएटेड है वाराणसी में। ये स्टैब्लिश करा गया था राय कृष्ण दास के द्वारा 1920 में। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में प्रिंटिंग की। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इनमें से डी ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, जो कि श्रृंगवेरपुर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट बता रखा है। बाकी और सही है कि विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ। विंध्याचल लोकेटेड है मिर्जापुर, देवा शरीफ लोकेटेड है बाराबंकी, इसी तरीके से हस्तिनापुर लोकेटेड है मेरठ, और श्रृंगवेरपुर लोकेटेड है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, ना कि फैजाबाद में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे लोकेटेड है? वो है बिठूर में।
महर्षि वाल्मीकि आश्रम लोकेटेड है बिथूर में। बिथूर जो कि लोकेटेड है 21 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट कानपुर सिटी की रिवर गंगा के बैंक पे। और कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अनुसार जो वाल्मीकि आश्रम है वो लोकेटेड है चित्रकूट में। जो फेमस भारत माता टेम्पल है वो लोकेटेड कहाँ है, वो है वाराणसी में। भारत माला टेम्पल लोकेटेड है कैंपस ऑफ काशी विद्यापीठ वाराणसी में। ठीक। इट्स फाउंडेशन वॉज लेड बाय, मतलब इसको बनाया किसके, मतलब इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा रखा गया था। और कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा करा गया था, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा। और जो स्टैचू है भारत माता का वो बनाया गया है मार्बल के द्वारा, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इमेज एक अनडिवाइडेड इंडिया की, जिसके अंदर में ओशियन है, प्लेन है, माउंटेन है। भारत माता टेम्पल एक ट्रेडिशनल टेम्पल ही नहीं है, मतलब एक ट्रेडिशनल टेम्पल नहीं है किसी गॉड या गॉडेस का, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन है भारत की मैप के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सारनाथ है वो लोकेटेड है कहाँ पर, वो लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर में। सारनाथ एक फेमस प्लेस है, पिलग्रिमेज है, जो कि लोकेटेड है वाराणसी में उत्तर प्रदेश के। ये वो प्लेस है जहाँ पे बुद्धा ने इम्पार्ट करा था अपनी पहली टीचिंग अपने ब्राह्मण डिस्किपल्स को, यानी कि जो इनको फॉलो करते थे एक तरीके से। इनको इस चीज को जाना जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, और वन ऑफ इट्स अनदर नेम जो कि क्या है, ऋषि पतन, जो कि मिलते हैं कहाँ पर, बुद्धिस्ट लिटरेचर में। फेमस श्रेष्ठी नंदी जो कि काशी के हैं, उन्होंने बिल्ड करा था बिहारा बुद्धा का यहाँ पर। जो मौर्य एम्परर हैं अशोका ने, उन्हें बिल्ड करा था स्तूपा एंड स्तंभ पिलर। और जो सिंह शीर्ष स्तंभ है वो फेमस है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 की जो दयाल बाग है आगरा में वो एसोसिएटेड है राधा स्वामी सेक्ट से। दयाल बाग जो कि लोकेटेड आगरा में रिलेटेड है राधा स्वामी सेक्ट से। मैच द फॉलोइंग है, तो मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ कि फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाया गया था। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोधी, जामा मस्जिद बदायूं के अंदर इल्तुतमिश। कौन सा टॉम्ब फेमस है चुनारगढ़ में, हिहिस भरतारी। चुनारगढ़ जो कि लोकेटेड है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न यूपी में। चुनार टाउन है, वहीं पे जो फोर्ट है वो फेमस है सोनवा मंडप के लिए, भवन खंबा भवन बावन खंबा के लिए, सॉरी, और भरतारी के लिए। जो कल्चर है उत्तर प्रदेश का उसका एक हिस्टोरिकल पास्ट है। ये कंसिस्ट करता है काफी सारी चीजें, तो बताइए बुद्धा, रामन, नवाब, महाराज। तो इनमें से यहाँ पे कौन कौन हुआ करते थे, तो नवाब हुए हुए थे, महाराजा और बुद्धा। हिस्ट्री डिवाइडेड है टू पार्ट में, जो कि बेस्ड है अवेलेबल सोर्सेज पे, प्री हिस्टोरिक टाइम, हिस्टोरिक पीरियड। और जो पीरियड है वो उसकी जो नॉलेज है वो बेस्ड है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे, जिसको हम प्री हिस्टोरिक टाइम भी बोलते हैं। और जो रिटर्न एविडेंसेस हैं वो अवेलेबल हैं हिस्टोरिक पीरियड के। रिटर्न एविडेंसेस रिलेटेड हैं बुद्धा, नवाब एंड महाराज से। ठीक। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मिलाना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो मैं सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ कि ये कनक भवन है वो अयोध्या में है, कमदगिरी माउंटेन है चित्रकूट में, कलिंगर फोर्ट है बांदा में, देवा शरीफ है बाराबंकी में। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में यूपी के फोर्ट कलिंगर सिचुएटेड है, तो वो कहाँ है, बांदा में। तो जो कलिंगर फोर्ट है वो लोकेटेड है बांदा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के। ये एक हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फोर्ट है बुंदेलखंड का। एंशियंट टाइम में ये अंडर में आता था जेजक भुक्ति एम्पायर के। 1569 में अकबर ने इस फोर्ट को कब्जा करके गिफ्ट कर दिया था बीरबल को। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सीधा मैच द फॉलोइंग करने हैं, तो मैं इसका सीधा आंसर बताता हूँ। 84 गुम्बद कहाँ है, जालौन में। जामा मस्जिद है मुरादाबाद में। बुद्धा स्तूपा है कुशीनगर में। और कामदगिरी माउंटेन है चित्रकूट में। क्वेश्चन नंबर 23, जो टेन्योर होता है ऑफिस ऑफ द लोकायुक्त का उत्तर प्रदेश के, वो कितने दिन का होता है, वो होता है 8 साल का।
एक 8 ईयर्स का होता है। और जो टेन्योर है ऑफिस ऑफ द लोकायुक्ता का उत्तर प्रदेश के, वो 8 साल का होता है। और एज पर दी उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता और यूपी लोकायुक्ता एक्ट 1975, जो टेन्योर है लोकायुक्त और यूपी लोकायुक्त का, वो 6 साल, और फिर बाद में इसको 8 साल और बढ़ाया गया अमेंडमेंट करके 2012 में। 2000 वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 मैच करना है, तो इसका भी मैं सीधा एकदम करेक्ट मैच बता देता हूँ। ये ईयर ऑफ सेशन पूछ रहा है कि कौन सा सेशन यूपी में कहाँ हुआ था। 1892 में प्रयागराज में सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। 1905 में वाराणसी में हुआ था, प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1936 में लखनऊ में सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में मेरठ में सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग है, मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। करेक्ट मैच करना है। उत्तर प्रदेश हैज बिन मतलब टाइम टू टाइम कौन सा प्रोविंस कैसे, मतलब एक तरीके से जो नाम बदलता गया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यूपी का पहले नाम था 1836 में। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाम था 1877 में। यूनाइटेड प्रोविंस नाम था 1937 में, और उत्तर प्रदेश नाम हुआ 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो फर्स्ट गवर्नर हुए उत्तर प्रदेश के वो कौन थे, वो थे सरोजनी नायडू। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश सरोजनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रही। ये फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी इंडिया में। और आनंदीबेन पटेल एक करंट मतलब ये जिस टाइम पे ये बनाई गई है उस टाइम के थे आनंदीबेन पटेल गवर्नर ऑफ यूपी। इनमें से कौन सा चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण चंद्र पंत। बाकी गोविंद बल्लभ पंत एक बार, हेमावती नंदन बहुगुणा 2 बार, नारायण दत्त तिवारी 4 बार। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक। हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने सर्व करा था चीफ मिनिस्टर एज अ यूपी 2 बार। पहला था टर्म 8 नवंबर 1973 से लेकर 4 मार्च 1974 तक, और दूसरा टेन्योर था 15 मार्च 1974 से लेकर 29 नवंबर 1975 तक। नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1970 तक, और फिर 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985 तक, फिर 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर 1985 तक, और फिर उसके बाद फाइनली 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक। कृष्ण चंद्र पंत जी बेटे थे गोविंद बल्लभ पंत जी के, और ये एज अ कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे और डेप्यूटी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के 2000 से 2004 के बीच में। ये कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने उत्तर प्रदेश के। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कौन सा कब हुआ, और मतलब इन द सेंस की जो लिस्ट ऑफ पर्सन दे रखी है और चीफ मिनिस्टर का क्रम बताना कौन पहले हो कौन के बाद में। तो सबसे पहले थे संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद, फिर उसके बाद थे सुचिता कृपलानी, फिर चरण सिंह, फिर कमलापति त्रिपाठी। अगर टेन्योर देखा जाए तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी रहे 28/12/1954 से 6/12/1960 तक। सुचिता कृपलानी 2/10/1963 से 13/3/1967 तक। चौधरी चरण सिंह 18 to 1970 से 1/10/1970 तक। पंडित कमलापति त्रिपाठी 4/4/1971 से 12/6/1973 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चीफ मिनिस्टर नहीं रहे उत्तर प्रदेश के। गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, नित्यानंद स्वामी, रमेश नरेश या राम नरेश यादव। तो इसका आंसर है सी, नित्यानंद स्वामी कभी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। नित्यानंद स्वामी कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे उत्तर प्रदेश के, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहे, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। कितनी वुमेन अब तक उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, तो वो हैं 2। उत्तर प्रदेश की अभी तक 2 वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं। सुचिता कृपलानी
जिन्होंने चीफ मिनिस्टर सर्व करा उत्तर प्रदेश का 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी रही पूरे भारत में। सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर थी मायावती, जो कि चीफ मिनिस्टर रही उत्तर प्रदेश की 3 जून 1955 से 18 अक्टूबर 1955 तक। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बनी यूपी की 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक, फिर 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक, फिर 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक। मायावती तीसरी पर्सन है, मतलब जो कि सर्व करी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का 4 बार, आफ्टर चंद्रभानु गुप्ता और एनडी तिवारी। इनमें से कौन से फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश की? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर तो वो थी सुचिता कृपलानी जी। तो ये जैसे अभी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा वही आप देख सकते हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली की? वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। जो फर्स्ट सेशन था उत्तर प्रदेश का स्टेट असेंबली का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ 2 फरवरी 1950 को, और पुरुषोत्तम दास इलेक्ट होके आए फर्स्ट स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के। स्टेट का लोगो क्या है उत्तर प्रदेश के? मतलब स्टेट लोगो जो कि नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर में, तो वो क्या है? पीकॉक नहीं है। जो स्टेट एम्बलम है उत्तर प्रदेश का उसके अंदर पीकॉक नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फिश, बो, एरो, सारी चीजें। इनमें से कौन सा स्टेट फ्लावर है उत्तर प्रदेश का? वो है तेशु। जो स्टेट फ्लावर है उत्तर प्रदेश का वो है पलाश, तेशु। स्टेट एनिमल है यूपी का बारहसिंगा, स्वैम्प डियर। स्टेट वर्ड है यूपी का सारस, क्रेन। स्टेट ट्री है अशोक। स्टेट बर्ड क्या है उत्तर प्रदेश की? तो अभी हमने जैसे पढ़ा क्या, सारस। अब आपको इनमें ईयर लगाना है, यानी कि जो असेंबली इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के फरवरी 2002 में, जो पोजीशन थी इलेक्टेड एमएलएस की, मेन पॉलिटिकल पार्टीज की, वो कितनी कितनी थी? यानी कि समाजवादी की कितनी, बीएसपी के कितने थे, बीजेपी के लीडर कितने थे, और कांग्रेस के पार्टी के लीडर मतलब एमएलए कितने थे? तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी ने 2002 में, मतलब आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं सीधा पढ़ देता हूँ। ये 2002, 17 और 22 का डाटा है। समाजवादी के 143, फिर 47, फिर 111 हुए। बहुजन समाज पार्टी के 98, फिर 312, फिर 255 हुए। भारतीय जनता पार्टी के 88, 19, 1, और जनता पार्टी और जो कांग्रेस 25, 7, 2। इनमें से कौन सा यूनानिमसली इलेक्ट हुआ है स्पीकर 16th लेजिस्लेटिव असेंबली के उत्तर प्रदेश की? वो है माता प्रसाद पांडे। जो स्पीकर हैं 16th लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो है माता प्रसाद पांडे। जो करंट स्पीकर हैं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो है सतीश महानंद महान जी, 29 मार्च 2022 से। इनमें से कितनी वुमेन इलेक्ट हुई हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 2012 में? तो ऑप्शन नंबर बी 35। टोटल 582 वुमेन कैंडिडेट कंटेस्ट करी थी उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए 2012 में, जिसमें से 35 यानी कि मैक्सिमम 20 जो थी उनमें से समाजवादी पार्टी से थी। जो वुमेन कैंडिडेट थे वो जीती थी इलेक्शन, और लगभग अभी 47 वुमेन कैंडिडेट जीती हैं इलेक्शन 2022 में। क्वेश्चन नंबर 15 की इनमें से कौन सा रिजोल्यूशन आया था जो कि डिवाइड करता था यूपी को 4 स्टेट में, पास करा गया था यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा? 21 नवंबर 2011 को उस समय की बीएसपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में उन्होंने पास करा था रेजोल्यूशन वॉइस वोट के थ्रू स्टेट को 4 स्मॉलर स्टेट बनाने में, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश। What was the number of the Congress party women candidate in the second phase of UP असेंबली इलेक्शन 2012? सेकंड फेज में कांग्रेस पार्टी के कितनी वुमेन कैंडिडेट जीत गए थी 2012 के इलेक्शन में? तो वो है 8। सेकंड फेज जो उत्तर प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था, 1098 कैंडिडेट ने कंटेस्ट करा था ये पोल, जिनमें से कि 76 वुमेन खड़ी हुई थी। इस फेज में 8 वुमेन आई थी कांग्रेस से, 5 समाजवादी पार्टी से, 6 भारतीय जनता पार्टी और 2 कैंडिडेट बीएसपी से। कांग्रेस ने नॉमिनेट करी थी 148 वुमेन कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में, और 2022 के इलेक्शन
जीती थी सिर्फ एक वुमेन। चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2012 वो मतलब जिस टाइम पे 2012 में इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन थे? वो थे उमेश सिन्हा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर 2012 में। उनको अपॉइंट करा गया था इस पोस्ट पे 24 सितंबर 2009 में अजय कुमार शुक्ला जी, जो कि अभी के करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर उत्तर प्रदेश के। टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो कितने हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, ये अपर हाउस है क्योंकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उत्तर प्रदेश में। टोटल स्ट्रेंथ जो कि फॉर्मेशन से पहले थी उत्तराखंड की 108 थी, और जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की वो है 100। और कंपोजिशन किस प्रकार होती है कि 38 मेंबर इलेक्ट करे जाते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा मेंबर्स के द्वारा, 36 मेंबर लोकल बॉडीज, 8 मेंबर टीचर, 8 मेंबर ग्रेजुएट, 10 मेंबर गवर्नर के द्वारा। मेयर जो होता है किसी भी सिटी का उत्तर प्रदेश में वो कौन होता है? तो इसका ऑप्शन है बी यानी कि 1 2 3 कि वो फर्स्ट सिटीजन होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है एग्जीक्यूटिव कमेटी का, बट कंट्रोल नहीं करता है वो एंटायर एग्जीक्यूटिव मशीनरी को। ये डी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो फर्स्ट सिटीजन है सिटी का मेयर, फर्स्ट सिटीजन है स्टेट का गवर्नर, फर्स्ट सिटीजन है कंट्री का प्रेसिडेंट। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(1) जो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 है, जो मेयर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी है कॉरपोरेशन का। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वह है बी कि सिटीज आर गवर्न द स्टेटस ऑफ कॉरपोरेशन ऑन पॉलिटिकल कॉजेस। ये गलत है। बाकी तीनों सही है कि सम सिटीज जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऑब्टेन कर लिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टेटस। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो फॉर्म होती हैं कुछ प्रिंसिपल्स पे। एक सेपरेट लॉ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए उत्तर प्रदेश में। 13 सिटीज उत्तर प्रदेश के अंदर में हैं जिनको स्टेटस मिला हुआ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये जो स्टेटस है ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं, बट ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग हुआ है सेक्शन 4 उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के। चलिए ये नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है झांसी वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। मछली शहर एक नगर पंचायत है जो कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल है और सिटी काउंसिल। टुंडला एक म्युनिसिपल काउंसिल है, नगर और नगर पालिका परिषद है। सैफई दूसरी तरफ एक क्षेत्र पंचायत। इनमें से कौन सी सिटी उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है? वो है फैजाबाद। बाकी सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर। ओके, फैजाबाद जो है वो एक नगर पालिका परिषद है, म्युनिसिपल काउंसिल। प्रेजेंटली इनमें से कौन लखनऊ में है, मतलब इनमें से क्या क्या लखनऊ के पास है? तो डी यानी कि चारों जल संस्थान, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, ये चारों लखनऊ के पास है। असर्शन और रीजन, तो यानी कि इसका सीधा ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि यानी कि रीजन जो वो फॉल्स है, असर्शन सही है कि उत्तर प्रदेश जो है वो मेन टैक्स इम्पोज जो करता है वो जिला पंचायत पर करता है। इन उत्तर प्रदेश द मेन टैक्स इम्पोज बाय जिला पंचायत सर्कमस्टांसेस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। ओके सॉरी, कि जो उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के द्वारा जो मेन टैक्स इम्पोज करा जाता है वो प्रॉपर्टी टैक्स है। 3 टीयर सिस्टम है पंचायत का जो कि इम्प्लांट हुई थी स्टेट में। जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि वो टॉप हैं 3 टीयर सिस्टम की, जिनके चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन चुने जाते हैं मेंबर्स के द्वारा। जिला पंचायत के मेंबर्स जो होते हैं जिला पंचायत के वो इलेक्ट होते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी पे, यानी कि 18 साल को कोई भी युवक उनको वोट देता है। जो सेक्रेटरी होते हैं जिला पंचायत के वो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जो जिला पंचायत का प्लान बनाते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं पंचायत के लिए डिस्ट्रिक्ट की। जो मेन टैक्स इम्पोज करा जाता है जिला पंचायत के द्वारा उत्तर प्रदेश में वो है प्रॉपर्टी टैक्स। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की जो ग्राम प्रधान होते हैं उत्तर प्रदेश में वो इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा? ये होते हैं वोटर के द्वारा, जो कि इंक्लूड होते हैं इलेक्टोरल रोल में उस पंचायत की टेरिटरी में, यानी कि उस गांव के लोग ही तो वोट डालेंगे ना उनके लिए। और जो वोटर्स होते हैं वो पंचायत टेरिटरी का ही होते हैं, ठीक। तो जो इलेक्शन होता है ग्राम प्रधान का वो होता है वोटर्स के द्वारा, जिन जो वो वोटर्स वोटर लिस्ट में होते हैं विलेज पंचायत की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और अप्रोक्स हम 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अपकमिंग वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, ये बहुत हेल्प
हेल्पफुल साबित होने वाली है आपके लिए अपकमिंग यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में, या आगे आप कोई भी एग्ज़ाम दें यूपी का उसमें भी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।